ओके प्यारे बच्चों, दिन कम बचे हैं, अपन भी लग चुके हैं, चिंता करने की बात नहीं है। अपना भाषाई विकास टॉपिक कल हमने शुरू किया था, आज उसको पूरा करते हैं। भाषाई विकास में हमने कल क्या पढ़ा था? एक तो कि भाषा का संबंध कॉग्निटिव डोमेन से है, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात, भाषा का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओवरऑल सही हो रहा है, इसको दर्शाता है और ब्रेन की मेचुरेशन से इसका रिश्ता है। दूसरी बात हमने देखी महत्वपूर्ण कि क्रिटिकल पीरियड जो है वो अर्ली चाइल्डहुड है। इसके बाद हमने तीसरी बात देखी कि हमारे ब्रेन के जो एरियाज हैं, दो हेमिस्फीयर हैं, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। भाषा का संबंध बाएं गोलार्ध से है और बाएं गोलार्ध में भी दो एरिया हैं, दो क्षेत्र हैं। एक ब्रोका क्षेत्र है, एक वर्निक क्षेत्र है। ब्रोका क्षेत्र प्रोडक्शन करता है भाषा का और वर्निक क्षेत्र भाषा का कुछ समझने या अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता विकसित करता है, वो क्षमता देता है। ब्रोका अफासिया और वर्निक अफासिया भी महत्वपूर्ण है, जो कल मैंने आपको बताए हैं। तो ब्रोका क्षेत्र में उत्पादन है और वर्निक्स में समझ है, कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंड है। उसके बाद हमने देखी एक महत्वपूर्ण बात कि चार स्किल्स हैं LSRW, जिसमें दो रिसेप्टिव हैं पैसिव और दो एक्सप्रेसिव हैं एक्टिव स्किल्स। फिर हमने अगली बात देखी कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कंपोनेंट हमने देखा फोनिम। फोनिम याद रखना, स्वनिम परीक्षा में आया कि नहीं आया गारंटी नहीं, ये आएगा फोनिम। तो फोनिम है साउंड रूल्स, और ये सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि की, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है। उसके बाद हमने देखा मोर्फिम। मोर्फिम भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन उसका अर्थ होता है। और क्यों होता है उसका अर्थ? क्योंकि ये वर्ड रूल्स है। हमने आपको एग्जांपल भी दिए। अनबिलीवेबल में तीन फोनिम है, अन, बिलीव और एबल। तीनों का अपने आप में कोई अर्थ है, लेकिन ये अनब्रेकेबल है। इसके बाद इनको और नहीं तोड़ सकते, नहीं तो फिर ये परिभाषा खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स है लिटरल मीनिंग, साधारण अर्थ, शब्दार्थ, भाषा का अर्थ समझना है, वो सिमेंटिक्स है। और सिंटेक्स हमने आपको बताया था कि एक ग्रामेटिकल ऑर्डर में हम शब्दों को जोड़ के सेंटेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिंटेक्स या सिंटेक्टिकल। और पांचवा था प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स में बहुत प्रश्न आए हैं आपके पेडागोजी में और हर जगह। दरअसल प्रेगमेटिक्स क्या है? व्यवहार मूलक विज्ञान है। इसमें कॉन्टेक्सुअल मीनिंग निकाला जाता है किसी बात का, मतलब हु बहू उन शब्दों जो हमारी डिमांड है या जो बात है, हु बहू हम वो नहीं कहते, पर हम उसके आसपास की कोई बात कहते हैं तो सामने वाला समझ लेता है। कॉन्टेक्स्ट इसी को बोलते हैं। संदर्भ के अनुसार हम अर्थ ग्रहण करते हैं, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हैं, वो है प्रेगमेटिक्स। और शब्दों के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हैं, वो है आपका सिमेंटिक्स। ये जरूर ध्यान रखना। दरअसल प्रेगमेटिक्स एक ऐसी, मतलब ऐसा कंपोनेंट है भाषा का जो रिटन नहीं होता, वो व्यवहार में प्रैक्टिकली होता है। अनरिटन फॉर्म ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। हम जितने कम्युनिकेशन करते हैं ना, जैसे आप किसी बड़े के साथ बात करते हैं तो अलग तरह से बात करते हैं, छोटे बच्चे के साथ बात करते हैं तो उसकी तरह अलग से बात करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपके तरीके बदल गए, हाव भाव बदल गए, है ना, आपके शब्दों के अर्थ भी बदल गए, वो सिमेंटिक्स है। बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे एक बच्चा बोलता है कि अपनी माँ को बोलता है कि मुझे भूख लगी है। बच्चे ने क्या बोला? मुझे भूख लगी है। और माँ क्या करती है? खाना देती है। बच्चे ने ये तो नहीं बोला मुझे खाना दो, बच्चे ने बोला मुझे भूख लगी है, और माँ क्या कर रही है? खाना दे रही है। इसका मतलब जो समाज में व्यवहार में साथ रहा है वो इस बात को जानता है, माँ जानती है कि भूख लगी है, तो इसका मतलब ये खाना मांग रहा है। ये समझना है बस। कॉन्टेक्स्ट, इसको बोलते हैं प्रेगमेटिक्स। साहित्य की भाषा भी इसको कह सकते हैं। ओके। उसके बाद चलते हैं बच्चों आगे। और आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हम करने वाले हैं। सबसे पहले भाषा विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। भाषा विकास की अवस्थाएं क्या क्या है? इनमें अक्सर कोई बात पूछी जा सकती है। भाषा विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस। तो प्रीनेटल पीरियड में बच्चा भाषा नहीं सीखता, हम जानते हैं। जन्म से पहले भाषा नहीं सीखता, जन्म लेने के बाद वो भाषा सीखता है, बोलता है। किस तरह से सीखता है, इसके लिए कुछ थियरीज हैं जो हम पढ़ेंगे। उससे पहले अवस्थाएं क्या क्या हो सकती है उनकी बात करते हैं। तो पहली अवस्था है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, प्री लिंग्विस्टिक यानी पूर्व भाषा अवस्था, प्री लिंग्विस्टिक अवस्था, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। और प्री लिंग्विस्टिक स्टेज हम सब जानते हैं कि अराउंड 1 ईयर बच्चा पहला सार्थक शब्द बोलता है। तो इसका समय है 0 से 12 माह, एक साल। प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में क्या होता है? वही बातें, क्राइंग होती है ना, बच्चा रोता है, रोना, क्राइंग।
और क्या था, कुइंग था। कुइंग याद है ना, जब बच्चा पहला शब्द बोलता, सॉरी पहला जो वोवेल बोलता है, स्वर बोलता है, वो कुइंग है। कुइंग है वोवेल, स्वर। बच्चा पहले व्यंजन बोलता है कि स्वर बोलता है, अब बोलेंगे स्वर बोलता है। उसके बाद जब व्यंजन मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं बेबलिंग। बेबलिंग में स्वर और व्यंजन दोनों हैं, स्वर प्लस व्यंजन। लेकिन अभी भी कोई अर्थ नहीं आया, अभी भी क्या नहीं आया, कोई अर्थ नहीं आया। साथ में गेस्चर भी होता है, हाव भाव भी होता है, जेस्चर। तो ये तमाम चीजें होती हैं जिनमें अभी भाषा उसने बोलनी शुरू नहीं करी है, क्योंकि जो स्वर बोलता है या स्वर व्यंजन दोनों बोलता है वो निरर्थक है। रोता है तो वो भी निरर्थक है, हालांकि उसका कोई अर्थ है, वो मां समझ लेती है। पर भाषा के हिसाब से हम बोलते हैं भाषा अभी शुरू नहीं हुई, इसलिए इसको बोलते हैं प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, पूर्व भाषा वाली अवस्था, 0 से 12 माह। फिर 12 माह से चूंकि बोलना शुरू करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ड स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट वर्ड स्टेज। फर्स्ट, ये इंग्लिश में रहेगा, ठीक है ना, वर्ड स्टेज। पहला शब्द, पहला वर्ड जो बोलता है, पहला शब्द बोलता है, वो बोलता है अराउंड, हमने बोला आपको सार्थक शब्द 11 माह, तो अराउंड 12 माह, तो 12 से 18 माह, ये 12 से 18 माह, ये फर्स्ट वर्ड, ये क्या है, फर्स्ट वर्ड स्टेज। फिर तीसरी, ये महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये है टू वर्ड स्टेज। टू वर्ड स्टेज या टू वर्ड फ्रेज स्टेज। और याद करो आप, टू वर्ड फ्रेज स्टेज बच्चा 18 से 24 माह में बोलता है, 18 से 24 माह। और इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या थी, ये वही एज है जिसमें बच्चा रेपिडली कमरे में मौजूद सब चीजों के नाम जान लेना चाहते हैं। इसलिए पियाजे ने इसको बोला है नेमिंग एक्सप्लोजन। पियाजे ने इसे क्या नाम दिया, नामाकरण विस्फोट। पियाजे बोलते हैं नामाकरण विस्फोट, नामाकरण विस्फोट, नेमिंग एक्सप्लोजन। तो नेमिंग एक्सप्लोजन कभी परीक्षा में आपको पूछ ले तो आपको बताना है सर ये तो 18 से 24 माह वाली बात है। यहीं से क्रिटिकल पीरियड शुरू हो जाता है भाषा का, है ना, 2 से 7 वाली स्टेज शुरू हो जाएगी, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज शुरू हो जाएगी। तो ये है नेमिंग एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं इसको, नेमिंग एक्सप्लोजन। इसके बाद अगली स्टेज आएगी, वो है टेलीग्राफिक फेज। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको होलोफ्रेजिक भी बोलते हैं। एक शब्द आता है होलोफ्रेजिक, होलोफ्रेजिक, होलोफ्रेजिक स्टेज भी बोलते हैं, होलोफ्रेजिक स्टेज। तो ये नाम ध्यान रख लेना, होलोफ्रेजिक स्टेज। तो 0 से 12 का समय कौन सा था, 0 से 12 का समय वो था जिसमें प्री लिंग्विस्टिक अभी भाषा आई नहीं है। और 12 से शुरू हो गया सिंगल वर्ड, क्या हो गया, फर्स्ट वर्ड या सिंगल वर्ड। और फिर टू वर्ड फ्रेज आ गया 18 से 24 माह। ये महत्वपूर्ण है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 बातें याद रखना, एक तो पियाजे ने इसको नेमिंग एक्सप्लोजन बोला, और साथ ही इसको होलोफ्रेजिक स्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, होलोफ्रेजिक स्टेज। टू वर्ड के बाद फिर आती है टेलीग्राफिक, 4 नंबर पे टेलीग्राफिक। टेलीग्राफिक को इससे भी हम जोड़ते हैं, और आपको याद है हमने प्री ऑपरेशनल अवस्था में टेलीग्राफिक लैंग्वेज वाली बात भी आपको बताई है, ठीक है ना। तो टेलीग्राफिक स्टेज, टेलीग्राफिक स्टेज, दरअसल टेलीग्राफिक स्टेज 2 से 3 साल है, तो आप इसको करेंगे 24 से 36 माह। टेलीग्राफिक स्टेज क्या है, 24 से 36 माह। इसमें खास बात, इसमें छोटे छोटे वाक्य बनते हैं और बच्चा इसमें क्वेश्चनिंग करने लग जाता है ना। 2 से ज्यादा फ्रेज हो जाते हैं, 3-4 फ्रेज हो जाते हैं, और फिर बच्चा चौथी में क्या करता है, क्वेश्चनिंग करता है। और उसके बाद आती है 5वीं, फोन चल रही होगी, उसके बाद आती है 5वीं। 5वीं का नाम है बच्चों कॉम्प्लेक्स स्पीच या लॉन्ग अटरेंस। 5वीं जो स्टेज है भाषा विकास की, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टेज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टेज, है ना। जटिल वटिल हिंदी में नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखना है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टेज। और इस स्तर पर बच्चा क्या करता है, लॉन्ग अटरेंस करता है, मतलब लंबे उच्चारण करता है और वाक्य बन जाते हैं। तो इसका समय 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या 36 से 60 माह। तो इस तरह से
स्टेजेस हमको देखनी है। कौन कौन सी स्टेज हुई? भाषा विकास की 5 स्टेज हैं बच्चों। कितने स्टेज? 5। पहली प्रीलिंग्विस्टिक, जिसमें भाषा आती नहीं है 12 महीने तक। फिर सिंगल वर्ड, फर्स्ट वर्ड 18 माह तक। फिर तीसरी 2 वर्ड 18 से 24 माह। फिर 2 वर्ड के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक स्टेज, वो 24 से 36 माह। और फाइनली लंबे वाक्य बनाता है, वो होती है आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टेज, या कॉम्प्लेक्स स्टेज भी कह सकते हैं याद रखने के लिए। तो वो 5 वर्ष तक। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात क्या है भाषा विकास में? अगली महत्वपूर्ण बात है बच्चों माइलस्टोन। जो वोकेबुलरी में शब्द बच्चा ग्रहण करता है, जैसे मैंने आपको प्रोफेसर स्मिथ का एग्जांपल बताया था, है ना, पहला सार्थक शब्द कब। तो माइलस्टोन मील के पत्थर हैं, कुछ बेंचमार्क हैं इसके वोकेबुलरी के। तो शब्द भंडार की क्षमता, बच्चों के जो शब्द भंडार हैं उसकी जो क्षमता है वो आयु के अनुसार क्या हो सकती है? आयु अनुसार। इस पे भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आता है, और मैंने देखा है लगभग हर जगह सीटेट से लेके रीट से लेके फर्स्ट ग्रेड तक सब जगह इससे प्रश्न पूछा गया है। दरअसल ये माइलस्टोन्स हैं, कुछ माइलस्टोन्स हैं। किस बात के माइलस्टोन्स हैं? ऑफ माइलस्टोन्स ऑफ इन वोकेबुलरी। ओके, माइलस्टोन्स इन वोकेबुलरी शब्द भंडार आपका बढ़ता है। तो ये कुछ माइलस्टोन्स हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जन्म के समय बच्चा क्या करता है? बर्थ, ठीक है ना। जन्म के समय बच्चा क्या करता है? जन्म के समय तो केवल बच्चा रोता है, क्राइंग। एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चा क्या करता है? रोता है, तो क्राइंग। दूसरी बात आएगी जब बच्चा 6 वीक का हो जाएगा, 6 सप्ताह, 6 वीक्स 6 सप्ताह। और 6 सप्ताह का बच्चा क्या करेगा? 6 सप्ताह का बच्चा बोलेगा स्वर, जिसको हम बोलते हैं कुइंग करेगा, कुइंग, ठीक है ना। 6 सप्ताह का बच्चा क्या करेगा? कुइंग करेगा। और कुइंग को हम स्वर बोलेगा बच्चा, स्वर, आ ई ओ ऐसे बोलेगा। ये कुइंग है 6 सप्ताह का। और खास बात है 6 महीने का बेबलिंग कर देगा। तो तीसरा आ गया 6 मंथ्स, 6 माह, 6 मंथ्स। और ये आ जाएगा बेबलिंग में क्या होता है? बेबलिंग में स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स हो जाएंगे। बेबलिंग में स्वर व्यंजन दोनों, कॉन्सोनेंट वोवेल दोनों। लेकिन खास बात क्या हुआ? खास बात ये हुई बच्चों कि ये स्वर और व्यंजन मिला दें या केवल स्वर और व्यंजन करें, ये दोनों की दोनों बातें ही क्या हैं? नॉनसेंस हैं। नॉनसेंस, इनको नॉनसेंस से भी बोला, निरर्थक, कोई अर्थ नहीं होता इनका। तो नॉनसेंस है, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद 4 नंबर पे, 3 ही आ गई, फिर 4 नंबर पे आपकी आ जाएगी मीनिंगफुल वर्ड। पहली बार जो शब्द बोलता है वो आप याद करो, उसका समय क्या है? 11 माह, 11 मंथ्स। 11 माह का बच्चा पहली बार क्या बोलता है? मीनिंगफुल वर्ड बोलता है, अर्थपूर्ण पहला शब्द बोलता है, ठीक है ना। पहला शब्द। और अब तक क्या था? नॉनसेंस था, अब हो जाएगा सेंस वाला, अर्थपूर्ण पहला शब्द। अर्थपूर्ण पहला शब्द बोलेगा बच्चा कब? 11 माह। तो बहुत आसान रहेगा, कुइंग, बेबलिंग और पहला शब्द, 3 चीजें याद रखनी है। कुइंग 6 वीक, बेबलिंग 6 माह, और पहला शब्द 11 माह। आराम से याद रहेगा। चलिए, उसके बाद माइलस्टोन्स में 4 बातें हो गई। पांचवी बात, माइलस्टोन में 5वीं बात। माइलस्टोन में 5वीं बात होगी बच्चों, यहां पे ध्यान रखना, 12 माह का समय होगा जब बच्चा 3 शब्द बोलेगा। तो 12 माह 12 मंथ्स। और यहां बच्चा बोलेगा 3 शब्द। और ये 3 शब्द कौन से हैं? निरर्थक या सार्थक? जवाब है सार्थक। 12 माह में बच्चा 3 शब्द बोलेगा। क्या बोलेगा? 3 शब्द। फिर 18 माह, छठा, 18 माह में बच्चा कितने शब्द बोलेगा? याद रखना, 50 शब्द।
18 माह में बच्चा बोलेगा 50 शब्द, 50 वर्ड्स। यहाँ होलोफ्रेजिक शुरू हो जाता है, यहाँ 2 वर्ड फ्रेज शुरू हो जाता है और 50 शब्द बोलेगा। ये जरूर ध्यान रखना कि 2 वर्ड वाली स्टेज आ जाएगी यहाँ पे, 2 वर्ड फ्रेज, 2 वर्ड फ्रेज हो जाएगा यहाँ पे, बच्चा बोलेगा 50 शब्द। उसके बाद 24 माह, सातवीं बात है 24 माह, 2 साल का बच्चा कितने शब्द बोलेगा? तो ये सारा प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार है। 24 माह में बच्चा बोलेगा 200 से लेके 272 शब्द, 200 से लेके 272 शब्द, ये ध्यान रखना। फिर आ जाएगा 8 नंबर पे 3 साल, 36 माह। 3 साल में बच्चा बोलेगा 900, लगभग 1000, 900 से ऊपर, तो 36 माह में आ जाएगा 1000, 1000 शब्द अप्रोक्सीमेट। और कोई फिगर नहीं आएगी, परीक्षा में 1000 पूछा गया है, आया हुआ है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर 9 नंबर पे 48 माह, 4 वर्ष। और फिर 10 नंबर पे 60 माह। 48 माह में बच्चा बोलेगा 1200 से 1600 शब्द, 1200 से 1600 शब्द। और 60 माह या 5 वर्ष, इसमें बच्चा बोलेगा 2072। उन्होंने इसलिए बोला कि यहां पे 272, आप याद रखना, ध्यान रखना, ये 272 है, ये क्या है 272, 272, और यहां है 2072 शब्द। कितने? 2072 शब्द बोलेगा बच्चा। कितने शब्द बोलेगा? 2072, 2072 शब्द बोलेगा। ये मिनिमम है, आगे मैक्सिमम ये 10,000, 5,000, 10,000, 15,000 तक जा सकता है, पर 2072 शब्द बोलेगा। ये सारा का सारा जो काम है वो किसने किया है? ये सारा का सारा काम किया है प्रोफेसर स्मिथ ने। तो प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार इनमें से कोई बात आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जन्म के समय क्राइंग, रोता है, फिर पहली बार बोलता है शब्द, उस शब्द को हम बोलते हैं कूइंग। क्या बोलते हैं? कूइंग, जिसमें वो शब्दों के वो जो शब्द है वो बोलेगा स्वर, माफ करें, कूइंग जो है वो पहला लेटर है दरअसल, और वो है स्वर, वो है वोबिल। ये ध्यान रखना, बच्चा पहले व्यंजन बोलेगा कि स्वर, अब बोलेंगे साहब स्वर बोलेगा। बच्चा जो पहली बार स्वर बोलता है वो सार्थक होता है कि निरर्थक? अब बोलेंगे साहब निरर्थक होता है। बच्चा पहली बार जो स्वर बोलता है उस अक्षर को या शब्द को क्या बोलते हैं? तो हम कह सकते हैं उसे कूइंग बोलते हैं। और कूइंग का समय है 6 वीक्स। क्या बोलते हैं कूइंग का समय? 6 वीक्स। 6 वीक का मतलब 42 दिन से लगभग 3 माह तक ये मामला चलता है। तो कहीं 3 माह तक भी पूछ लें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएगा 6 माह। 6 माह में आ जाएगा व्यंजन, और व्यंजन को बोल देंगे बेबलिंग। बेबलिंग भी क्या होता है? सार्थक के निरर्थक? हम बोलेंगे साहब निरर्थक होता है। फिर 6 माह के बाद फिर पहला सार्थक शब्द आएगा, पहला सेंस वाला शब्द आएगा 11 माह में। ये प्रोफेसर स्मिथ की समरी है, टेबल है। 11 माह में पहला सार्थक शब्द आ जाएगा। फिर 12 माह, 1 साल का बच्चा 3 शब्द बोल लेगा। कितने शब्द बोल लेगा? 3 शब्द बोल लेगा। फिर 18 माह का बच्चा 50 शब्द बोल लेगा। फिर 24 माह का बच्चा 272 शब्द बोल लेगा। 200 से 272, पर चूंकि 272 एक अट्रैक्टिव फिगर है, 272, 2072, इसलिए परीक्षा में पूछे गए हैं। 24 माह का 272 बोल लेगा। 3 साल का याद रखना 1000 शब्द बोल लेगा, 1000। 4 साल का 1000, 1200 से 1600 बोल लेगा। और 5 साल वाला 2072, 5 साल वाला 2072। तो 2 फिगर याद रखना आप, एक तो 2072 वाला और एक 272 वाला, जरूर याद रखना। 50 वाला भी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना? ओके, अब चलते हैं आगे। अगली महत्वपूर्ण बात, और अगली महत्वपूर्ण बात सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, वो क्या है? वो है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की कुछ थियरीज भी हैं, कुछ सिद्धांत भी हैं। ये सिद्धांत किसके हैं? भाषा विकास के सिद्धांत हैं। किसके सिद्धांत हैं? भाषा विकास के सिद्धांत हैं, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट थ्योरीज हैं। तो मेनली 3-4 सिद्धांत हैं, परीक्षा में प्रश्न आता है। पहला सिद्धांत हम देखेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत। और जब व्यवहारवादियों की बात करें तो सर्वोपरि नाम आता है बरहस फ्रेडरिक स्किनर साहब का। स्किनर मैंने कल भी आपको बताया था। स्किनर कहते हैं कि बच्चा भाषा सीखता है किससे? व्यवहारवादी किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? जेनेटिक्स को, आनुवंशिकता को, या फिर वातावरण को? जवाब है वातावरण को। तो कमेंट्स देखना एक बार बच्चों के। ओके, तो स्पेशल है तो बताना मेरे को बस। तो
स्किनर क्या बोलते हैं? स्किनर बोलते हैं कि बच्चा वातावरण के कारण से ही, सोशल एनवायरनमेंट के कारण से ही, इंटरेक्शन के कारण से ही भाषा सीखता है। और स्किनर 3 चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक तो इमिटेशन, अनुकरण से, एक रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन से, रिवार्ड से, और तीसरा एसोसिएशन से। एसोसिएशन क्या था? कंडीशनिंग, साहचर्य के कारण से, अनुबंध के कारण से भाषा विकास करता है। पेवलोव आपने पढ़ा होगा मेरे से, अभी 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 आएगा पेवलोव लाइव में। तो पेवलोव में हम देखेंगे कि लर्निंग बाय कंडीशनिंग जो था उसमें बच्चा शब्द अर्थ, है ना, भाषा विकास करता है, संकेत अधिगम। तो व्यवहारवादी कहते हैं कि बच्चा वातावरण के कारण से भाषा सीखता है, ये व्यवहारवादियों का। उसके बाद दूसरा आएगा नेटिविस्ट थ्योरी। नेटिविस्ट थ्योरी मूल सिद्धांत जिसको कहते हैं हम भाषाई विकास का, वो देने वाले हैं नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की अपने सिद्धांत में व्यवहारवाद से संज्ञानवाद और जैविकवाद, यानी व्यवहारवाद से वो कॉग्निटिव और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। और वो कहते हैं कि साहब भाषा सीखने में इंटरेक्शन जो बाहर वाले हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चा भाषा सीखने का यंत्र तो साथ ही लेके पैदा होता है। तो कहते हैं कि साहब जब नेचर नर्चर डिबेट होती है तो व्यवहारवादी तो नर्चर को इंपॉर्टेंट मानते हैं, चाहे किसी भी एंगल से आप देखें। और भाषा विकास में भी यही है, व्यवहारवादी तो नर्चर को नेचर पर तरजीह देते हैं भाषा सीखने में, स्पेशली B.F. स्किनर। और नोम चोम्स्की नेचर को इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि नोम चोम्स्की बायोलॉजिकल कॉग्निटिव एस्पेक्ट प्रोस्पेक्टिव को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो एनवायरनमेंट को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। एक भाषा विकास का सिद्धांत संज्ञानात्मक पक्ष पे बल देता है, वो जीन पियाजे हैं। और एक जो आपके सोसाइटी पे, कल्चर पे जोर देता है, वो वाइगोत्स्की का है। तो ये 4 मेनली सिद्धांत हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले लिखो आप भाषा विकास के सिद्धांत में 1 नंबर पे व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत, भाषा विकास का पहला सिद्धांत कौन सा? व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत में हम नाम लिखेंगे किसका? B.F. स्किनर साहब का। B.F. स्किनर, रेडिकल बिहेवियरिस्ट B.F. स्किनर। क्या बोलते हैं B.F. स्किनर? B.F. स्किनर कहते हैं कि लिखो आप, स्किनर व अन्य व्यवहारवादियों का मानना है, स्किनर व अन्य व्यवहारवादियों का मानना है कि भाषा, स्किनर व अन्य व्यवहारवादियों का मानना है कि भाषा अनुकरण, इमिटेशन, भाषा अनुकरण, इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है? बड़े लोग जैसे बोलते हैं बच्चा उनकी नकल करता है, अनुकरण इमिटेशन, कोमा पुनर्बलन रिवार्ड, पुनर्बलन रिवार्ड, तथा तीसरी चीज साहचर्य बोल दो, अनुबंध बोल दो, तथा साहचर्य, एसोसिएशन। एसोसिएशन, अनुबंध एक ही बात है, पता है ना आपको, जिस पे पेवलोव ने ज्यादा जोर दिया है, और स्किनर भी इन चीजों को मानते हैं। तो स्किनर व अन्य व्यवहारवादी मानते हैं कि भाषा का विकास अनुकरण, इमिटेशन, पुनर्बलन रिवार्ड तथा साहचर्य, एसोसिएशन के कारण होता है, के कारण होता है। इमिटेशन मैंने आपको बताया, जैसे जैसे बड़े बोलते हैं बच्चा उनकी कॉपी करता है, नकल करता है। रिवार्ड, बच्चे ने कुछ भी बोला, सही जैसे बोला, बच्चे ने बोल दिया पानी, तो बच्चे ने पानी बोला तो बच्चे को पानी मिल गया। तो ये दरअसल क्या हुआ, ये उसके लिए पुनर्बलन का काम कर गया कि यार ये बोलने से ये मिलता है, तो बच्चा भाषा सीख गया। ठीक है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे, हमारे घर में छोटी सी गुड़िया है, वो बोलती है मम, पानी को मम बोलती है वो, तो मम बोलते हैं, उसको पानी आता है उसके लिए, तो फिर वो पानी को मम बोलती है। हालांकि हमने कहा कि अभी उसको, अभी मम बोले तो पानी मत देना, पानी बोले तो पानी देना, तो वो रिवार्ड होगा उसके लिए। तो वातावरण तो महत्वपूर्ण हुआ ना, व्यवहारवादी वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी तरह से एसोसिएशन, एसोसिएशन के एग्जाम्पल तो मैं आपको बहुत दे चुका हूँ और पेवलोव में बहुत डिटेल में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पहली बार भाषा कैसे सीखता है? लर्निंग बाय कंडीशनिंग, सिग्नल लर्निंग। ये सीखने का, एसोसिएशन द्वारा सीखने का सबसे निम्नतम चरण होता है जिसमें भाषा सीखी जाती है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत बार एग्जाम्पल दिया है कि एक बच्चा अभी अभी दुनिया में नया नया आया है, ओके, तो आपको पता है एसोसिएशन में वही ध्यान रखना है आपको, CS, US, CR,
यू आर। चार चीजें याद है ना आपको? स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और कृत्रिम उद्दीपक, और फिर अनुबंधित अनुक्रिया। तो वो चार जो थे, कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, वो मेन भूमिका निभाते हैं एसोसिएशन में और कंडीशंस में, अनुबंध के द्वारा सीखने में। जैसे एक बच्चा दुनिया में नया नया आया है, अभी वो सीख रहा है नए शब्द, तो हमने क्या किया, हमने उसको जो बताया वही तो उसने सीखा। माँ की गोद में है, पहली बार उसने देखा गाय को, जैसे उसने गाय को देखा, गाय क्या है, उद्दीपक, और गाय को देखते ही उसका सहज प्रतिक्रिया क्या है, गाय का बिंब दिमाग में गया, इमेज बनी, वो उसकी सहज प्रतिक्रिया है। दैट इज नॉट लर्निंग, ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग तो अब होगी। गाय को देखा, उद्दीपक स्टिमुलस, गाय की पिक्चर दिमाग में गई, वो रिस्पॉन्स, माँ बोलती है गाय, माँ ने बोला गाय। जब माँ ने गाय बोला तो जैसे बच्चे ने उसका दिमाग में वो गाय की पिक्चर गई, गाय शब्द आ गया, गाय शब्द आ गया, तो दोनों में एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन की खास बात है, लर्निंग बाई कंडीशनिंग की खास बात है कि इसमें रिपीटेशन होता है, बार बार होगा तो फिर वो चीज बच्चा सीख जाएगा। अगली बार भाई ने उसको पकड़ रखा है, भाई जा रहा है, बच्चा ने देखा गाय, पिक्चर गई, रिस्पॉन्स, भाई बोलता है गाय। तीसरी बार घर में पन्ने पलट रहा है मैगजीन के, चित्र आया गाय का, उद्दीपक, इमेज बनी, प्रतिक्रिया, कोई बोलता है गाय। यानी जब जब उस बच्चे ने उस गाय को या उस चित्र को देखा, तब तब वातावरण से एक आवाज आई। जैसे पावलोव ने जब जब भोजन दिया तब तब घंटी बजाई, वैसे ही वातावरण से एक आवाज आई गाय। बच्चे ने गाय शब्द के साथ अनुकूलन कर लिया, कंडीशनिंग हो गई, अनुबंध कर लिया, और बच्चा उसको गाय बोलने लग गया। इसी तरह से तो सीखा है। मान लो पहली बार वो उसको देखता, माँ बोलती हाथी, अगली बार भाई बोलता हाथी, अगली बार वातावरण से आवाज आती हाथी, तो बच्चा हाथी शब्द को उस जानवर के साथ कंडीशन कर लेता और उसका नाम दे देता हाथी। तो इसी तरह से हम सारे शब्द सीखते हैं। तो व्यवहारवादी कहते हैं ये सीखना है लर्निंग बाय एसोसिएशन, ये सीखना है लर्निंग बाय कंडीशनिंग, और ये सीखना है लर्निंग बाय रिवार्ड, ये सीखना है लर्निंग बाय इमिटेशन। इनके कारण से सीखता है, ये कहलाता है भाषा विकास का व्यवहारवादी सिद्धांत। याद रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? इसमें महत्वपूर्ण वातावरण को मानते हैं। किसको मानते हैं? वातावरण महत्वपूर्ण होता है। व्यवहारवादी के अनुसार भाषा के विकास में अंतरक्रिया, इंटरेक्शन, अंतरक्रिया अर्थात वातावरण महत्वपूर्ण है। अंतरक्रिया अर्थात वातावरण महत्वपूर्ण है। स्किनर कहते हैं कि बच्चा भाषा सीखता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के आधार पे, और ऑपरेंट कंडीशनिंग वही तीनों बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो इस आधार पे व्यवहारवादी नेचर नर्चर दोनों चीज फिर याद रखना। नेचर का मतलब फितरत है इंसान की, आनुवंशिकता है, वंशानुक्रम है, जेनेटिक्स है, जैविक पक्ष है, बायोलॉजिकल कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, और नर्चर पोषण है, इन्वायरमेंट है। और व्यवहारवाद नर्चर को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहां नेचर नर्चर में व्यवहारवादियों के अनुसार, स्किनर के अनुसार कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? नर्चर महत्वपूर्ण है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है नर्चर ओवर नेचर, ये ध्यान रखना, नर्चर ओवर नेचर, यानी कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? वातावरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, नर्चर यानी पोषण वातावरण पर भारी है। यह है व्यवहारवादियों का सिद्धांत, भाषा विकास का पहला। अब है एक और बात, यहां पे एक और बात, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात। स्किनर ने दरअसल बहुत ही बेहतरीन काम किया। वर्बल बिहेवियर उनकी एक बुक आई थी, अक्सर उसमें से प्रश्न आते हैं, तो वो भी बात मैं आपको बताता हूं। इंपोर्टेंट करके लिखिए बात, इंपोर्टेंट। बीएफ स्किनर ने अपनी पुस्तक, देखो आश्चर्य की बात है कि स्किनर की वाली बुक भी 1957 में आई थी, और नोम चॉम्स्की की बुक भी 1957 में आई थी। जिन्होंने इनका खंडन किया है वो बताऊंगा अभी मैं आपको। बीएफ स्किनर ने अपनी पुस्तक, बीएफ स्किनर ने अपनी पुस्तक, और पुस्तक का नाम है बहुत प्रसिद्ध, वर्बल बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर, ध्यान रखना 1957। क्योंकि आपको पता है ना, इस बार तो ऐसे भी प्रश्न आने शुरू हो गए आरपीएससी में कि आपको अगर थोड़ा सा आइडिया है सब स्किनर की बुक कब है, तो इनका भी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, इनका भी समय पूछ लेते हैं, इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है। तो बीएफ स्किनर ने अपनी पुस्तक वर्बल बिहेवियर 1957, वर्बल बिहेवियर 1957 में भाषा के
निम्न रूप बताए, कुछ फॉर्म बताए, निम्न रूप बताए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने, कौन क्या बताए हैं? निम्न रूप बताए हैं। और ये 5 रूप मैं आपको बता दूं बच्चों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? पांचों इंग्लिश में नाम है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पहला है मांड, इसको हिंदी में भी ऐसा लिखेंगे मांड या MAND। पहला है मांड, MAND। दूसरा है टेक्ट, दूसरा उन्होंने बताया टेक्ट, TACT, टेक्ट। तीसरा उन्होंने बताया इकोइक, इकोइक, इकोइक। चौथा उन्होंने बताया ऑटोक्लिटिक, आपको पता है ना, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ऑटोक्लिटिक, ऑटोक्लिटिक, ऑटोक्लिटिक। अब बोलेंगे साहब हिंदी में लिखाओ, हिंदी कुछ नहीं होगी बच्चा। ऑटोक्लिटिक। और पांचों उन्होंने बताया इंट्रावर्बल, इंट्रावर्बल। ये वर्बल बिहेवियर है स्किनर के अनुसार, मेनली 5। और किस में है? उनकी बुक है जो वर्बल बिहेवियर के नाम से ही है, उसमें ये 5 प्रकार के भाषा के रूप बताए हैं। किसने बताए हैं? स्किनर ने। स्किनर कौन थे? व्यवहारवादी थे। स्किनर किसको महत्वपूर्ण मानते थे? वातावरण को महत्वपूर्ण मानते थे। कौन से 5 बताए? पहला है मांड, दूसरा है टेक्ट, तीसरा है इकोइक, चौथा है ऑटोक्लिटिक, पांचवा है इंट्रावर्बल। कुछ एग्जाम्स में मैंने ये भी देखा है कि ये क्या होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के प्रश्न भी आए हैं। मैं आपको MCQs कराऊंगा सारे, तब और एकदम क्लियर हो जाएंगे। अभी आप समझ लें मांड का मतलब क्या होता है। मांड का मतलब भाषा का वो शेप है जिसमें इन्वायरमेंट से हम कोई डिमांड करते हैं, बच्चा कुछ मांगता है, उसको बोलते हैं मांड। और मांड का एग्जाम्पल क्या हो गया? डिमांड से कर दो आप, मांड डिमांड है। जैसे बच्चा जिसको भूख लगी तो बोलेगा फूड, प्यास लगी, एक प्यासा बच्चा बोलता है वाटर, थर्स्टी बॉय सेज वाटर। तो वो क्या है? मांड है। यानी बच्चा कुछ भी मांगता है, मांगता है तो वो उस चीज का नाम लेता है, क्योंकि नाम उसने कंडीशनिंग से, एसोसिएशन से, इमिटेशन से, रिवॉर्ड से सीख लिया। तो फूड बोला, वाटर बोला, मिल्क बोला, चॉकलेट बोला बच्चे ने, ये मांड है। टेक्ट क्या है दरअसल? टेक्ट है लेबलिंग। मांड दरअसल क्या हुई? मांड हुई बच्चा किसी चीज को मांगता है, इसलिए मांड है रिक्वेस्ट। मांड क्या है? रिक्वेस्ट। आप लिख लेना इस बात को, रिक्वेस्ट। पानी दो, भोजन दो, चॉकलेट दो। टेक्ट दरअसल क्या है? टेक्ट है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब दुनिया में जितनी चीज हैं सबको कोई ना कोई नाम तो हमने दिए, दिए ना, वही आपके लर्निंग बाई कंडीशनिंग है, नाम दिए, तो वो टेक्ट है। जैसे बच्चे ने सीख लिया गाय को, फिर जैसे उसने गाय को देखा 2 साल बाद, तो देखते बोला गाय, कुत्ते को देखते बोला डॉग, बस को देखा देखते बोला बस। तो वातावरण में जितनी चीजें हैं उनको देखते ही बच्चा उनका नाम लेता है। लेबल का मतलब उनका कोई ना कोई नाम रखा है। ये नाम रखा किसने है? नाम रखा है वातावरण ने, हम सब ने, बड़ों ने। और बच्चे को दे दिया कि साहब ये तो बस है, ये लड़की है, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये मिल्क है। तो जो नाम दिए हमने वो लेबलिंग है, इसको बोलते हैं टेक्ट। तीसरी बात है इकोइक। इकोइक, इको साउंड आता है ना, गूंज। इकोइक में क्या होता है? इकोइक की खास बात यह है कि इकोइक में जो हम बोलते हैं कोई भी बात बच्चे के सामने, और बच्चे को सिखाते हैं कि तू इसको रिपीट कर, तो बच्चा इमिटेशन करता है। तो इकोइक में इमिटेशन है या फिर रिपीट है। इकोइक क्या है? इमिटेशन, अनुकरण करना है, केवल दोहराना है, इमिटेशन है, रिपीट है, ये इकोइक है। जैसे मां बच्चे को बोलती है बोलो 1, बच्चा बोलता है 1। टीचर बोलता है बोलो ABCD, बच्चा बोलता है ABCD। तो बच्चे ने क्या बोला? बच्चे ने वही बोला जो अभी उसने सुना। जो सुना उसको बोलना इको साउंड है। जैसे आप बोलते ना माइक पे हेलो, तो आपने बोला हेलो, आवाज आती है हेलो 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 हेलो, जाती है कि नहीं जाती? दैट इज इकोइक। तो इकोइक में रिपीट है, इमिटेशन है। इकोइक क्या है? दोहराना है, रिपीट है। ओके। मांड कोई डिमांड है, रिक्वेस्ट करता है बच्चा, उसको वो चीज लेनी है। भूखा है तो फूड बोलेगा, प्यासा है तो वाटर बोलेगा, पानी बोलेगा या मम बोलेगा, ये रिक्वेस्ट है। टेक दुनिया में जितनी चीजें हैं सबको लेबल लगा दिया, साहब ये बस है, ये गाड़ी है, ये वो है, ये वो है, तो बच्चा उसका लेबल लगा देगा।
तीसरा इकोइक, इकोइक में रिपीट करता है, इमिटेशन करता है, नकल करता है। टीचर ने बोला बोलो कुछ भी, बोलो टॉय, तो बच्चा, थेरेपिस्ट ने बोला टॉय, बच्चा बोलेगा टॉय, उसको बुलवा रहे हैं वो, ये रिपीट है। ऑटोक्लिटिक, ऑटोक्लिटिक एक ऐसा व्यवहार है, मैं आपको बता दूं, जिसमें हम किसी चीज को प्रिसाइसली, मतलब पिन पॉइंटेड बताना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहते हैं, मतलब जिसमें वक्ता जो बोलने वाला होता है ना, वो उस चीज को एकदम एकदम प्रिसाइज कर देता है, मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, पिन पॉइंट करके पक्का कर देता है कि ये बात पुख्ता है, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, तो बोलने वाले का कॉन्फिडेंस लगता है उसमें, ऑटोक्लिटिक में, उसको पुख्ता करता है। इसमें वो जो बोल रहा है उसको और संवार देता है, तराश देता है। आप याद करें, हमने शेपिंग एंड चेनिंग में आपको स्किनर की एक बात बताई थी, व्यवहार को गढ़ना, तो यहां व्यवहार को अपनी जो बात करना उसको गढ़ देता है, इसलिए इसको ऑटोक्लिटिक को बोलते हैं मॉडिफायर, मॉडिफाई कर देता है, मॉडिफायर। मॉडिफायर कैसे होता है, जैसे दिस इज डॉग, कोई बोलता है दिस इज डॉग, ये डॉग है, ओके, कोई ये बोलता है आई नो दिस इज डॉग, इस बार पुख्ता हो गया कि पक्का ये तो डॉग ही है, कॉन्फिडेंस है। टुडे इज ह्यूमिड, मतलब टुडे इज हॉट, आई थिंक टुडे इज हॉट, मैं कह रहा हूं, मैं सोचता हूं आज गर्मी ज्यादा है, तो साथ में कुछ और लगा दिया हमने उसको मॉडिफाई करने के लिए, और तराशने के लिए, और बेहतर करने के लिए। यह है ऑटोक्लिटिक बिहेवियर, ऑटोक्लिटिक। एक है इंट्रावर्बल। इंट्रावर्बल में क्या होता है, इंट्रावर्बल में क्वेश्चन आंसर होता है। इंट्रावर्बल में क्या होता है, आपने कुछ किसी को पूछा और वो उसका देगा आंसर, रिस्पॉन्स होता है। इसमें रिस्पॉन्स देगा, इसमें रिस्पॉन्स देंगे, आंसर देंगे। जैसे आपने किसी को बोला कैसे हो, उसने बोला फाइन, आपने कहा कैसे हो, उसने कहा फाइन, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, ठीक हूं, बोला ठीक हूं, यह है रिस्पॉन्स, यह है जवाब, यह है इंट्रावर्बल। तो कमाल की 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो वर्बल बिहेवियर नामक बुक में स्किनर ने बताई हैं, मांड, टेक्ट, इकोइक, ऑटोक्लिटिक, और फाइनली 5वीं इंट्रावर्बल। इंट्रावर्बल में इंट्रा हो गया ना, इंट्रावर्बल में जवाब देता है वो, और आपके ऑटोक्लिटिक में पुख्ता करता है बात को, प्रिसाइज करता है, फिक्स करता है, पिन पॉइंटेड करता है। इकोइक में दूसरों की नकल करता है, किसने बुलवाया हम वैसा का वैसा ही बोलते हैं। टेक्ट में हम दुनिया की सभी चीजों को नाम देते हैं, लेबल देते हैं। और मांड में बच्चा कोई चीज की डिमांड करता है, मांग करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो मांड रिक्वेस्ट है, टेक्ट लेबलिंग है, इकोइक इमिटेशन या रिपीटेशन है, ऑटोक्लिटिक मॉडिफिकेशन है, मॉडिफायर है, और इंट्रावर्बल रिस्पॉन्स है, आंसर है। बात समझ आ गई? यह था भाषा विकास का व्यवहारवादी सिद्धांत। अब है दूसरा मूल सिद्धांत। ओके, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा विकास का दूसरा सिद्धांत मौलिक सिद्धांत भी कह सकते हैं, मूल सिद्धांत भी कह सकते हैं, जैविक सिद्धांत भी कह सकते हैं, पर वही वाली बात है, परीक्षा में इंग्लिश में आएगा, इसको बोलते हैं नेटिविस्ट थ्योरी। नेटिविस्ट थ्योरी, भाषा विकास का दूसरा सिद्धांत है नेटिविस्ट थ्योरी, और ये देने वाले हैं नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की क्वेश्चन फाइल में नाम आ रहा है आजकल इनका, नॉम चॉम्स्की, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं नॉम चॉम्स्की। इतना महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया कि इनको इंपॉर्टेंट है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहते हैं। ये कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं इनको, यानी आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक, हालांकि अनसियंट रूप में ओवरऑल या इंडियन जनक के रूप में पता है कौन है? भारतीय जनक किसको मानते हैं आप जानते हैं? भाषा विज्ञान के भारतीय जनक, इंडियन फादर, और भारतीय जनक हैं वो जिन्होंने व्याकरण के नियम लिखे थे अष्टाध्यायी में, पाणिनि। भारतीय जनक है पाणिनि। जिस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था आपके वो 5 चक्कर, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश,
हो सकता है ऐसी चीजें भी आपको पूछे परीक्षा में। भारतीय जनक निर्विवाद रूप से पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी। क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी, व्याकरण के नियमों वाली अष्टाध्यायी। एक नाम डी शिशोर का भी आता है। डी शिशोर को भी बहुत लोग भाषा विज्ञान का जनक मानते हैं, लेकिन यह कंफर्म है भाषा विज्ञान के आधुनिक जनक के रूप में आपको नोम चोम्स्की का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, या आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। यह बात ध्यान रखना। भारतीय पाणिनि है, अष्टाध्यायी जिन्होंने लिखी थी। अब नोम चोम्स्की ने क्या किया? सुने। नोम चोम्स्की स्किनर और व्यवहारवादियों के खिलाफ हैं। इन्होंने खंडन किया। स्किनर और व्यवहारवादियों ने बोला कि भाषा का विकास किससे होता है? इंटरेक्शन से होता है, एनवायरनमेंट से होता है। जिस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बच्चा बढ़ता है, पलता है, उससे वो भाषा सीखता है। तो महत्वपूर्ण माना वातावरण को। इन्होंने वातावरण को महत्वपूर्ण नहीं माना, बल्कि इन्होंने बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव कैपेसिटी को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने साथ अपने ब्रेन में कुछ चीजें लेके आता है, और फिर एक लिमिटेड एनवायरनमेंट भी उसको दिया जाए तो भी वो भाषा सीख लेता है। इनका एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे शब्द भी बोलते हैं जो उन्होंने ना तो सुने हैं, ना किए हैं, ना देखे हैं, फिर भी वो बोलते हैं। वो कहां से सीखे? तो कहते हैं वो अपने साथ मां के पेट से सीख के आए। इस आधार पे इनका बहुत महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है यूजी, यूनिवर्सल ग्रामर, यानी पूरी दुनिया के बच्चे ग्रामर और व्याकरण के नियम एक ही तरह से सीखते हैं। दूसरा, इनेट ग्रामर, पूरी दुनिया के बच्चे व्याकरण के नियमों की जानकारी इनेट अपने साथ ही लेके आते हैं। और तीसरी बात, इन्होंने बोला कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका ब्रेन कितना केपेबल होता है कि वो भाषा को बहुत जल्दी सीखता है। एक्विजिशन और अक्वायर भाषा कौन करता है? तो वो व्यवहारवादी के अनुसार होता है, क्योंकि भाषा बाहर से लोग बाग देते हैं, उस इंटरेक्शन से बच्चा भाषा सीख लेता है। तो एक्विजिशन व्यवहारवादियों की बात होगी, हमेशा याद रखना, परीक्षा में है। व्यवहारवादियों के अनुसार एक्विजिशन होता है, हस्तांतरण होता है। लेकिन ये जो आपके नेटिविस्ट थ्योरी वाले नोम चोम्स्की हैं, ये कहते हैं कि नहीं, उसके पास पहले से ही भाषा अर्जन यंत्र है। उसका ब्रेन ऑलरेडी वायर्ड है। किस बात के लिए? कि वो भाषा सीखने का यंत्र, भाषा सीखने का सॉफ्टवेयर साथ लेके आए। जैसे पियाजे कहते हैं ना कि बच्चा मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको उन्होंने स्कीमा नाम दिया, स्कीमा लेके आता है, वैसे नोम चोम्स्की कहते हैं कि बच्चा भाषा अर्जन यंत्र साथ लेके आता है। जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि उन्होंने रिसर्च किया और ये देखा कि पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी बच्चा पैदा हो, अमेरिका में पैदा हो, गल्फ में पैदा हो, अफगानिस्तान में पैदा हो, इंडिया में पैदा हो, या फिर जापान में पैदा हो, तो बच्चा किसी भी कल्चर में पैदा हुआ, लेकिन वो भाषा के जो ग्रामर के रूल्स हैं, व्याकरण के नियम हैं, वो एक ही तरह से सीखता है। इसका मतलब एक बात कॉमन है, और वो क्या है कि बच्चा अपने साथ भाषा अर्जन यंत्र लेके आता है। तो भाषा अर्जन यंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एलएडी। तो बच्चा एलएडी लेके आता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इनेट ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, ग्रामर, एलएडी भाषा अर्जन यंत्र, और कॉग्निटिव एंड बायोलॉजी पर्सपेक्टिव। ये सारे के सारे नोम चोम्स्की की देन है। और नोम चोम्स्की की ये सारी बातें मिला के भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत हमको देती हैं? इंग्लिश में नेटिविस्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी? नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। ये बात हमको याद रखनी है। बात क्लियर हुई? लिखो आप इसमें एक बात, आप लिखिए, चोम्स्की इस बात पर बल देते हैं, चोम्स्की इस बात पर बल देते हैं कि भाषा सीखने के लिए वातावरण से अधिक, इस बात पर बल देते हैं कि भाषा सीखने के लिए वातावरण से अधिक, चोम्स्की इस बात पर बल देते हैं, नोम चोम्स्की इस बात पर बल देते हैं कि भाषा सीखने के लिए वातावरण से अधिक बालक की जैविक और संज्ञानात्मक क्षमता, बालक की जैविक और संज्ञानात्मक क्षमता, बायोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव कैपेसिटी, जैविक और संज्ञानात्मक क्षमता
अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्या बोला इन्होंने कि भाषा सीखने में वातावरण किसने ज्यादा महत्वपूर्ण माना था? व्यवहारवादियों ने। और इन्होंने क्या बोला? वातावरण की तुलना में बालक की जैविक और संज्ञानात्मक क्षमता, बायोलॉजिकल एंड कोग्निटिव कैपेसिटी अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये किसने बोला? ये नोम चोम्स्की ने बोला। और इसका मतलब नेचर और नर्चर में ये किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं? बोलिए आप। नेचर और नर्चर, नेचर था बायोलॉजिकल, कोग्निटिव, जेनेटिक, आनुवंशिकता, और नर्चर था वातावरण। तो व्यवहारवादियों ने नर्चर को महत्वपूर्ण माना, इसलिए हमने लिखा नर्चर ओवर नेचर। और ये क्या बोलते हैं? नेचर ओवर नर्चर। ये बोलते हैं नेचर भारी है किस पर? नर्चर पर। आनुवंशिकता भारी है किस पर? वातावरण पर। बालक की संज्ञानात्मक और जैविक क्षमता भारी है किस पर? अंतरक्रिया पर। यह महत्वपूर्ण बात किसने बोली? नोम चोम्स्की ने। और नोम चोम्स्की फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहलाते हैं। और नोम चोम्स्की का सिद्धांत नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट कहलाता है। और खास बात, इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण संप्रति दिए, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसे में आप लिखें नोम चोम्स्की के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण संप्रति। नोम चोम्स्की के महत्वपूर्ण संप्रति। तो यही सिंपल परीक्षा में पूछा जाता है। ये कहते हैं बच्चा भाषा अर्जन यंत्र लेके आता है। भाषा अर्जन यंत्र। भाषा अर्जन यंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं, भाषा को बोलते हैं लैंग्वेज, अर्जन को बोलते हैं एक्विजिशन। ध्यान रखना, भाषा एक्विजिशन होती है, भाषा अर्जित होती है। ये किसने बोला? ये बोला व्यवहारवादियों ने। तो एक्विजिशन शब्द यहां आया है, लेकिन वो एक्विजिशन कहां कर लेता है? जन्मजात ही कर लेता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और परीक्षा में पूछा जाता है ये किसके रूप में? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो नोम चोम्स्की के महत्वपूर्ण संप्रतियों में पहला बहुत महत्वपूर्ण है LAD। पियाजे कहते हैं स्कीमा लेके आता है, ये कहते हैं LAD लेके आता है बच्चा दुनिया में। ठीक है। दूसरी बात, बच्चा भाषा के व्याकरण के नियम जन्मजात ही सीख के आता है, इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो इनेट ग्रामर भी, इन्होंने जो बोला भाषा अर्जन में इनेट ग्रामर इंपॉर्टेंट है, इनेट ग्रामर या फिर जेनरेटिव ग्रामर। परीक्षा में जेनरेटिव ग्रामर भी आपके लिए पूछा गया है। जेनरेटिव ग्रामर, जेनरेटिव ग्रामर, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना। इनका दूसरा कॉन्सेप्ट है जेनरेटिव ग्रामर। और इनका तीसरा कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। यानी सभी बच्चे व्याकरण के नियमों को एक ही तरह से सीखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हो गया सार्वभौमिक व्याकरण। हिंदी में गारंटी नहीं सार्वभौमिक व्याकरण आए, लेकिन इंग्लिश में गारंटी है यूनिवर्सल ग्रामर शब्द जरूर परीक्षा में मिलता है। यूनिवर्सल ग्रामर सबका मतलब एक ही है। और यहां पे ध्यान रखेंगे यूनिवर्सल ग्रामर के लिए इनका शॉर्ट में है, जैसे LAD था वैसे ही UG, LAD की तरह क्या हो जाएगा? UG। तो UG जरूर ध्यान रखना। तो महत्वपूर्ण चीजें इन्होंने दी, एक LAD, एक UG। UG है यूनिवर्सल ग्रामर, LAD है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये किसने बोला? ये बोला नोम चोम्स्की ने। तो नोम चोम्स्की की बात आपको समझ में आई। नोम चोम्स्की किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? नेचर नर्चर में नेचर को। व्यवहारवादी किसको मानते हैं? नर्चर को। क्योंकि नोम चोम्स्की क्या बोलते हैं? नोम चोम्स्की का जो सिद्धांत है वो भाषा के विकास को वातावरण से किधर शिफ्ट कर देता है? बायोलॉजी की तरफ, कोग्निशन की तरफ। ये कहते हैं कि साहब वातावरण की तुलना में वो कैपेसिटी जो बच्चा अपने साथ लेके आता है वो बायोलॉजिकल और कोग्निटिव एबिलिटी है, उसका ब्रेन इस तरह से वायर्ड है, तैयार है, इसलिए वो भाषा को बनाता है, सीखता है और सिखा सिखाया जाता है। तो याद रहेगा LAD, याद रहेगा UG, याद रहेगा इनेट ग्रामर, याद रहेगा आपका जेनरेटिव ग्रामर। ठीक है। और एक इनकी बुक बड़ी प्रसिद्ध है, तो बुक का नाम भी लिख लो। इनकी बुक भी आई थी वही समय जब स्किनर की बुक आई थी।
तो नोम चॉम्स्की की बुक, और बुक का नाम है बच्चों, मैं आपको बता दूं, स्किनर की बुक का नाम था वर्बल बिहेवियर, इनकी बुक का नाम है सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर्स, इनकी बुक का नाम है सिंटेक्टिक सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर्स, सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर्स इनकी बुक का नाम है, सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर्स, सिंटेक्टिक। आप ये नहीं कह सकते साहब इतनी मुश्किल बुक पूछते थोड़ी हैं, पूछते हैं, सब पूछते हैं, पता ना आपको, सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर्स। और ये सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर्स बुक आई थी 1957 में, उसी समय जबकि व्यवहारवादियों की बात चल रही थी। बात समझ आई आपको? ओके। तो भाषा विकास के अब तक हमने दो सिद्धांत पढ़े हैं, दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। पहला व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसके अग्रदूत थे बीएफ स्किनर, जो कहते हैं कि भाषा वातावरण से सीखी जाती है और बच्चा तीन चीजों से भाषा सीखता है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न आया, यहाँ फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि व्यवहारवादियों के अनुसार, स्किनर के अनुसार बच्चा भाषा सीखता है कौन से तत्वों से? तो ऑप्शन में था अनुकरण और पुनर्बलन। तो दो आए तो भी ठीक है, अनुकरण से, पुनर्बलन से और अनुबंध या साहचर्य से भाषा सीखता है, ऐसा व्यवहारवादी कहते हैं। और नोम चॉम्स्की की थ्योरी जो नेटिविस्ट थ्योरी कहलाती है, क्या कहलाती है? नेटिविस्ट थ्योरी कहलाती है। वो व्यवहारवाद के बजाय कॉग्निटिव और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे जोर देती है, और वो कहते हैं कि वातावरण की तुलना में बच्चा अपने साथ जो चीजें लेके आता है उनसे सीखता है। अपने साथ क्या लेके आता है? एक तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एलएडी, एक सभी बच्चे एक ही तरह से ग्रामर सीखते हैं तो यूजी यूनिवर्सल ग्रामर, एक इनेट ग्रामर, और एक आपका नाम हो गया जेनरेटिव ग्रामर। तो ये नोम चॉम्स्की साहब हैं। खास बात, नोम चॉम्स्की क्या कहलाते हैं? नोम चॉम्स्की कहलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक। ओके, अब है तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक सिद्धांत, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव। और संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो नन अदर देन जीन पियाजे, जैम्पिया साहब ने दिया था, जीन पियाजे। क्या बोलता है ये सिद्धांत? बहुत सिंपल बात है कि पियाजे भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि बालक का मानसिक संगठन पहले विकसित होता है और भाषा बाद में। बस क्या है ये खास बात? पियाजे के अनुसार बालक का मानसिक संगठन, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पियाजे के अनुसार बालक का मानसिक संगठन, इसको उन्होंने नाम दिया था स्कीमा। पियाजे के अनुसार बालक का मानसिक संगठन या स्कीमा पहले विकसित होता है। देखो, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड या थॉट एंड लैंग्वेज, वाइगोत्स्की की बात करें, पियाजे की बात करें, तो ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। इसके बारे में एक बात बताऊंगा आपको, भी बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो वो क्या है? बालक का मानसिक संगठन या स्कीमा पहले विकसित होता है, पहले विकसित होता है, तथा भाषा का विकास बाद में होता है, तथा भाषा का विकास बाद में। यानी भाषा चिंतन से पहले आती है कि चिंतन भाषा से पहले? जवाब है, पियाजे कहते हैं कि चिंतन पहले आता है, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन पहले काम करता है, बाद में बच्चा बोलता है। तो पहले मेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, तो जहां मेंटल आ गया, जहां स्कीमा आ गया, वहां कौन सा शब्द आ गया? संज्ञानात्मक सिद्धांत आ गया, कॉग्निटिव थ्योरी आ गई। तो कॉग्निटिव थ्योरी दी पियाजे ने, और ये कहते हैं कि बालक का मानसिक संगठन या स्कीमा पहले विकसित होता है तथा भाषा का विकास बाद में, तथा भाषा का विकास बाद में। यहां भी अगर आपको कोई नेचर नर्चर की बात करे, पूछ ले, तो ध्यान रखना है पियाजे नेचर नर्चर में किसको इंपोर्टेंस देते हैं? ये भी नेचर को इंपोर्टेंस, माफ करें, हाँ, ये भी नेचर को इंपोर्टेंस देते हैं। तो नेचर ओवर नर्चर, ये भी नेचर ओवर नर्चर वाले हैं, ठीक है ना? ये नेचर ओवर नर्चर वाले हैं, नेचर का मतलब जेनेटिक्स है। नोम चॉम्स्की भी नेचर ओवर नर्चर वाले हैं, पर स्किनर, पेवलोव, ऐसे लोग नर्चर ओवर नेचर वाले हैं। फ्रांसिस गाल्टन भी नेचर ओवर नर्चर वाले हैं। ये ध्यान रखना, जो वातावरण से ज्यादा संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंपोर्टेंट मानते हैं,
कैमरा घूम रहा है क्या अपने आप? नहीं, ये डायरेक्शन सही है क्या? ठीक है। ये है भाषा का संज्ञानात्मक विकास। चौथा, भाषा का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बाद में चौथा सिद्धांत है भाषा का सामाजिक अंतरक्रिया सिद्धांत, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। सामाजिक अंतरक्रिया सिद्धांत, भाषा का सामाजिक अंतरक्रिया सिद्धांत, सोशियल इंटरेक्शन थियोरी ऑफ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, सोशियल इंटरेक्शन थ्योरी, भाषा का सामाजिक अंतरक्रिया सिद्धांत, सोशियल इंटरेक्शन थ्योरी। और ये दिया है आपको नन अदर देन लेव वाइगोत्स्की ने। ये किसने दिया है? ये दिया है लेव वाइगोत्स्की। कमाल के इंसान थे, पता है ना आपको, जानते हैं आप, हमारे साथ रहे हैं तो लेव वाइगोत्स्की के बारे में बखूबी। लेव वाइगोत्स्की सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन थे, लेव वाइगोत्स्की। क्या बोला लेव वाइगोत्स्की ने? कमाल की बात बोली। इन्होंने ये बोला, लेव वाइगोत्स्की ने बहुत सी बातें बोली हैं, मैं पूरा वैसे आपको बाल मनोविज्ञान में करा चुका हूं ये। इन्होंने बोला भाषा के बारे में दो चीजें याद रखना, एक तो उनकी तीनों सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच की बात करेंगे। एक, लेव वाइगोत्स्की ने बोला कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके मेडिटेशन में लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो ये कहते हैं कि भाषा के विकास में सोशल इंटरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ये भी नर्चर ओवर नेचर वाले हैं। क्या है? नर्चर ओवर नेचर वाले हैं। और ये कहते हैं कि भाषा के विकास में सोशल इंटरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बड़े लोग, जिनको इन्होंने बोला था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, वो ही बच्चे को भाषा सिखाते हैं और उनके साथ रह के बच्चा जल्दी से भाषा सीख लेगा, आइसोलेशन में नहीं सीखेगा। इसलिए आपको पता है एक प्रश्न आया था कि लेव वाइगोत्स्की कौन से पक्ष की अवहेलना करते हैं? जवाब है जैविक पक्ष की अवहेलना करते हैं, क्योंकि नेचर ओवर नर्चर नहीं बोलते, ये तो नर्चर ओवर नेचर बोलते हैं। ये तो पोषण को प्रकृति पे ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए जैविक पक्ष की अवहेलना करते हैं, ये बायोलॉजिकल पक्ष को नहीं मानते। जैविक पक्ष को कौन मानता है? पियाजे मानते हैं। जैविक पक्ष को कौन मानता है? नोम चोम्स्की मानते हैं। जैविक पक्ष की अवहेलना कौन करते हैं? व्यवहारवादी करते हैं। लेकिन इनका अलग ही एक फंडा है, ये व्यवहारवाद में शामिल नहीं है, क्योंकि ये इनकी पूरी कहानी मैं बता भी चुका हूं, फिर बताऊंगा। पर ये अंतरक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, हालांकि अंतरक्रिया को पियाजे भी महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन इनकी खास बात क्या है वो लिखो आप। लिखें, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के विकास में, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के विकास में जैविक पक्ष, जैविक पक्ष को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, या फिर इसको हम नेचर नर्चर में क्या बोल देंगे? नेचर, नेचर ऑफ ए चाइल्ड होता है ये नेचर। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के विकास में जैविक पक्ष ब्रैकेट में नेचर की तुलना में, नेचर की तुलना में सामाजिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतरक्रिया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतरक्रिया, जिसको क्या बोल सकते हैं अपन? नर्चर। अधिक महत्वपूर्ण होता है, अधिक महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। अब वो चीज आपको वाइगोत्स्की की पता है, उनको मैं बार बार ZPDM आपको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन एक बात यहां पे महत्वपूर्ण है उसको बताऊंगा। उससे पहले क्या है ये भी लिख लो आप। वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की तीन तत्वों को, वाइगोत्स्की तीन तत्वों को विकास में, बालक के विकास में, अब बालक का जो विकास है उसमें आप संज्ञानात्मक विकास लिखो तो भी ठीक है, ओवरऑल विकास लिखो तो भी ठीक है, सामाजिक विकास लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि तीनों को इन्होंने इंटरकनेक्टेड बताया। और भाषा चूंकि संज्ञानात्मक पक्ष में है, इसलिए वाइगोत्स्की तीन तत्वों को संज्ञानात्मक विकास में लिखो तो भी ओके है, बालक के विकास में लिखो तो भी ये ओके है, विकास में महत्वपूर्ण माना। तीन तत्वों को
महत्वपूर्ण माना, और ये मेरा हर बच्चा जानता है जो मेरे से जुड़ा हुआ है। अभी जो आप मेरे से पढ़ रहे हैं और वो जरूर जानते हैं 3 तत्व कौन से हैं। वो 3 तत्व मैं आपको बताता हूं, एस, सी और एल। एस का मतलब है सोसाइटी, सी का मतलब है कल्चर, एल का मतलब है लैंग्वेज। तो बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि वाइगोत्स्की ने किसको महत्वपूर्ण माना। पहले ऑप्शन में समाज, दूसरे में संस्कृति, तीसरे में भाषा, तो चौथा ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी, वो राइट होगा। बहुत बार प्रश्न ये आता है कि वाइगोत्स्की ने किसे महत्वपूर्ण नहीं माना। क्या बोलेंगे, वाइगोत्स्की ने किसे महत्वपूर्ण नहीं माना, वाइगोत्स्की ने किसे महत्वपूर्ण नहीं माना। ऐसा प्रश्न आए, बहुत बार आया, किसे महत्वपूर्ण नहीं माना। और पहला आ जाएगा समाज, सोसाइटी, एस। दूसरा आ जाएगा संस्कृति, कल्चर। तीसरा आ जाएगा बायोलॉजी, जैविक पक्ष, बायोलॉजिकल। चौथा आ जाएगा भाषा, लैंग्वेज। तो बताओ बच्चों, क्या आंसर करोगे आप यहां पे। यहां पे हम आंसर करेंगे जैविक पक्ष। क्या आंसर करेंगे हम, जैविक पक्ष हमारा आंसर होगा। सॉरी, क्या आंसर होगा हमारा, जैविक पक्ष। मैं अक्सर ऐसी भूलें करता हूं, ठीक है ना। तो जैविक पक्ष को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, भाषा विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो इंपॉर्टेंट करके देखो, इंपॉर्टेंट। वाइगोत्स्की इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की भाषा के या भाषा विकास के 3 रूप, 3 चरण या 3 फॉर्म बताते हैं। भाषा विकास के कितने रूप, कितने चरण बताते हैं, 3 चरण बताते हैं बच्चों। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1 2 3। पहला है सामाजिक वार्ता। देखो इसमें से कैसे प्रश्न आते हैं, कहां से प्रश्न आते हैं, सामाजिक वार्ता। दूसरा है निज वार्ता, या अहम वार्ता भी कह सकते हैं इसको, या व्यक्तिगत वार्ता भी कह सकते हैं, ठीक है ना। निज वार्ता, अहम वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता, वाक भी कह सकते हैं। तीसरा है आंतरिक मौन संभाषण, तीसरा है मौन वार्ता। तो हिंदी में तो नाम बदलते रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वाले नाम। सामाजिक वार्ता है सोशल स्पीच, सोशल स्पीच। ये है प्राइवेट स्पीच, ये जरूर ध्यान रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, प्राइवेट स्पीच। और तीसरा है इनर स्पीच, इनर साइलेंट स्पीच, इनर स्पीच। खास बात वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब बच्चा पहली बार दूसरों से कम्युनिकेशन करता है तो 2 वर्ष के बाद, अराउंड 2 से 3 वर्ष का जब होता है तो वो करता है सोशल स्पीच। जब बच्चा 3 से 7 साल तक का होता है तो वो करता है प्राइवेट स्पीच। और जब बच्चा 7 साल के बाद करता है वो होती है उसकी मौन वार्ता, मौन संभाषण, या फिर वो होती है उसकी मौन संभाषण, मौन वार्ता, या फिर इनर साइलेंट स्पीच। अब महत्वपूर्ण बात एक और है, वो क्या है, अक्सर इस पे प्रश्न आया है कि सामाजिक वार्ता क्या है। सामाजिक वार्ता बच्चा जब दूसरों से संप्रेषण करता है तो ये संप्रेषण के लिए है, इसको वो संज्ञानात्मक विकास में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते, इसको संज्ञानात्मक विकास में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। कलर देखो कैसा है, ये आपको सूट करता है कि नहीं करता। तो ये जो सामाजिक वार्ता है ये है संप्रेषण की वार्ता, संप्रेषण वाली, कम्युनिकेशन की, ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत वार्ता। तो व्यक्तिगत वार्ता दरअसल क्या है, व्यक्तिगत वार्ता दरअसल जब बच्चा खुद से ही बात करता है पर बोल के करता है। व्यक्तिगत वार्ता वो है जब बच्चा खुद से ही बोल के बात करता है, और वो ऐसा क्यों करता है, वो अपने व्यवहार को और अपने काम को
निर्देशित करने के लिए करता है, तो स्वयं को निर्देशित करने के लिए। यहां बच्चा खुद को निर्देशन देता है, तो स्वयं का निर्देशन है, निर्देशन। यहां क्या है? स्वयं का निर्देशन है, सेल्फ का डायरेक्शन है। और खास बात, इसको वाइगोत्स्की लाउड थिंकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाउड थिंकिंग। तीसरा है मौन वार्ता, ये 7 साल के बाद होती है। और 7 साल के बाद क्या करता है बच्चा? खुद से बात करता है, पर इस बार बोलता नहीं है, इस बार वो मौन रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर साइलेंट स्पीच। तो इनर साइलेंट स्पीच दरअसल क्या है? ये बच्चे का चिंतन है। ये क्या है? बच्चे का चिंतन। तो तीनों पे प्रश्न आ चुके हैं परीक्षाओं में, ये ध्यान रखना। सामाजिक वार्ता दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए करता है। बच्चा पहली बार कोई चीज मांगता है, जैसे उसमें हमने बोला ना, मांड क्या बताता है? टेक्ट, ये कुत्ता है, ये गधा है, ये गाय है, ये बस है। प्राइवेट स्पीच वो है जिसमें बच्चा खुद ही बोलता है। अक्सर प्रश्न है ना कि वो नजमा खेल रही है गुड़िया से, है ना, तो वो बोलती है मैं यहाँ पे लाल कपड़ा लगाऊं कि नीला? नहीं, नीला ठीक रहेगा। तो अपने कामों को डायरेक्शन कर रहा है, मीनार बना रहा है, घर बना रहा है, तो इधर गैराज ठीक है, इधर ये ठीक है। गुड़िया से बच्ची खेल रही है तो उसको बोलती है, खुद से बात करती है, तो वो सेल्फ डायरेक्शन के लिए ऐसा करती है, खुद के कामों को, खुद के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए ऐसा करती है। और मौन वार्ता में बच्चा 7 वर्ष के बाद चिंतन करता है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं किसमें? दोनों इंपॉर्टेंट है किसमें? संज्ञानात्मक विकास में। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट नहीं है संज्ञानात्मक विकास में? पहले वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। ओके, अब तक हमने जो पढ़ा मैं आपको बता दूं। अभी आज अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा प्रेगमेटिक्स तो कल हो गया था, अनरिटन फॉर्म है। सबसे पहले हमने देखा भाषा विकास की अवस्थाएं। प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, पूर्व भाषा की अवस्था। पहले 1 साल तक बच्चा क्वीइंग करता है, बेबलिंग करता है, क्राइंग करता है, गेस्चर करता है, हाव भाव करता है, तो भाषा नहीं आई 12 महीने तक। दूसरी सिंगल वर्ड स्टेज या फर्स्ट वर्ड स्टेज, 12 से 18 माह, एक शब्द वाली। फिर टू वर्ड फ्रेज स्टेज, 18 से 24 माह वाली। फिर 2 मिनट है ना, यही ये ओके है ना? आज मतलब नेक्स्ट क्लास कर लेंगे फिर 2 मिनट को। टू वर्ड फ्रेज आपके 18 से 24 होगी। फिर एक टेलीग्राफिक स्टेज 24 से 36 माह वाली। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टेज 3 से 5 वर्ष वाली। उसके बाद बच्चों हमने देखा शब्द भंडार की क्षमता आयु के अनुसार कितनी है, ये माइलस्टोन क्या है, ये प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार है। किसके अनुसार है? प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार है, ये ध्यान रखना है। और बहुत सिंपल है, जन्म के समय क्राइंग होता है, क्वीइंग 6 वीक के आसपास होती है, जिसमें केवल स्वर बोलता है, नॉनसेंस होता है, अर्थहीन होता है। और बेबलिंग में व्यंजन आ गया पर वो भी अर्थहीन है, ये 6 मंथ है। और 11 महीने का पहला शब्द बोलता है, सार्थक होता है वो पहला शब्द। 18 महीने का 12 माह का 3 शब्द बोलता है, 18 महीने का 50 बोलता है। टू वर्ड फ्रेज आता है, होलोफ्रेजिक होता है। 24 माह का 200 से 272 शब्द याद रखना, स्मिथ ने इस पे जोर दिया, प्रोफेसर स्मिथ ने। और 36 माह का 1000 शब्द, 900 प्लस है 1000। और 4 साल का 1200 से 1600 शब्द, और 5 साल का 2072 शब्द है। 2072 लोअर लिमिट है, यहां अपर लिमिट याद रखनी है, यहां लोअर लिमिट याद रखनी है, ये आगे भी जा सकती है 5000 10,000। और उसके बाद फिर हमने देखा सिद्धांत, पहला व्यवहारवादी सिद्धांत बीएफ स्किनर, जो अनुकरण, रिवार्ड और एसोसिएशन के कारण, इंटरेक्शन के कारण भाषा सीखने को महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये नर्चर ओवर नेचर की बात करते हैं, यानी ये किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? नर्चर यानी वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यवहारवादियों के अनुसार? वातावरण। और कौन कम महत्वपूर्ण है? बायोलॉजिकल संज्ञानात्मक क्षमता। उसके बाद बीएफ स्किनर ने अपनी पुस्तक वर्बल बिहेवियर में भाषा के कुछ रूप बताए हैं, वो बड़े कमाल के हैं। मांड, टेक्ट, इकोइक, ऑटोक्लिटिक, इंट्रावर्बल। फिर हमने देखा नेटिविस्ट थ्योरी किसने दी? नोम चॉम्स्की ने। कौन है नोम चॉम्स्की? फादर ऑफ मॉडल लिंग्विस्टिक्स हैं। और इन्होंने एक पाणिनि का नाम भी याद रखना है, भारतीय जनक। इन्होंने वातावरण को महत्वपूर्ण नहीं माना बल्कि जैविक और संज्ञानात्मक क्षमता को महत्वपूर्ण माना। तो ये नेचर ओवर नर्चर की बात करते हैं। फिर आ गया नोम चॉम्स्की के कुछ कंसेप्ट है, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, शॉर्ट में एलएडी बोलेंगे। इनेट ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, यूजीसी नहीं है, यूजी है, यूनिवर्सल ग्रामर बोलेंगे। और इनकी एक बुक है बहुत ही प्रसिद्ध, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हमने देखा संज्ञानात्मक सिद्धांत तो जीन पियाजे देते हैं, जो कि कहते हैं बालक का मानसिक संगठन पहले विकसित होता है तथा भाषा का विकास बाद में होता है। फिर हमने देखा
सोशल इंटरेक्शन, इसमें लेव वाइगोत्स्की की बात याद रखेंगे। लेव वाइगोत्स्की जैविक और बायोलॉजिकल और नेचर वाले पक्ष की अवहेलना करते हैं और नर्चर को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है ना। नेचर को महत्वपूर्ण नहीं मानते, बायोलॉजी को महत्वपूर्ण नहीं मानते, नर्चर को महत्वपूर्ण मानते हैं। 3 तत्वों को महत्वपूर्ण मानते हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। ऐसा प्रश्न आ जाए कि महत्वपूर्ण नहीं है, किसके अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है? वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है, वाइगोत्स्की के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं है? समाज, संस्कृति, जैविक पक्ष और भाषा। तो जैविक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इनकी 3 बातें बड़ी कमाल की हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के कितने चरण बताए हैं? 3 चरण बताए हैं। सोशल स्पीच 2 से 3 साल, प्राइवेट स्पीच 3 से 7 साल, इनर साइलेंट स्पीच 7 वर्ष। ध्यान देना बच्चों, जो सामाजिक वार्ता है, पहली जो सोशल स्पीच है, नीचे थोड़ा नीचे, हाँ यस, तो पहली जो सोशल स्पीच है ना, जो पहली सोशल स्पीच है उसको वाइगोत्स्की, क्योंकि वो दूसरों से संप्रेषण करता है, इसलिए एक बात और ध्यान रखना, इसको वाइगोत्स्की एक्सटर्नल स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्पीच है, एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है, बाहरी, एक्सटर्नल। पूछ लें कहीं भी, है ना, ये भी पूछा गया है कि वाइगोत्स्की और पियाजे में क्या समानता है, तो दोनों इंटरेक्शनिस्ट हैं, ऐसे पूछ लें। प्राइवेट सोशल स्पीच क्या एक्सटर्नल है, बाहर बोलता है बच्चा, दूसरों से बात करता है, पानी दो मेरे को, खाना दो, चॉकलेट दो। दूसरी व्यक्तिगत वार्ता वाली जो बात है, वो व्यक्तिगत वार्ता में बच्चा बात तो करता है बोल के, एक्सटर्नल तो है, इंटरनल नहीं है, लेकिन वो किससे करता है? खुद से ही करता है, खुद ही ये सब कुछ। इसलिए इसको पियाजे ने एक शब्द दिया, उसको वाइगोत्स्की भी मानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इगोसेंट्रिक स्पीच। तो कभी आपको ऐसा पूछ ले कि वाइगोत्स्की के भाषा के चरणों का कौन सा चरण इगोसेंट्रिक है, तो इगोसेंट्रिक खुद पे ही केंद्रित रहता है, खुद के कामों का ही, स्वयं का निर्देशन करता है, इसलिए इगोसेंट्रिक हो आपका प्राइवेट स्पीच, ये ध्यान रखना है। और तीसरा जो है साइलेंट, चिंतन जिसमें होता है, उसको वाइगोत्स्की बोलते हैं इनर। तो ये भी 3 शब्द याद रखना। इनर तो कोई दिक्कत नहीं, इनर यहां भी है, इनर वहां भी है, ठीक है। पर सामाजिक वार्ता एक्सटर्नल है, प्राइवेट स्पीच व्यक्तिगत वार्ता इगोसेंट्रिक है, और इनर स्पीच आपकी, इनर साइलेंट स्पीच आपकी चिंतन वाली है, वो इनर है। ओके, तो ये था बच्चों भाषा विकास के बारे में महत्वपूर्ण। अब बहुत ही काम की चीज शुरू करते हैं, और वो पढ़ेंगे कल। मैं आपको बता दूं क्या पढ़ेंगे कल, हेडिंग डाल देता हूं, और वो है लैंग्वेज एंड थॉट का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार, भाषा एवं विचार, ठीक है। विचार का ही दूसरा नाम है चिंतन, विचार का ही दूसरा नाम है चिंतन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें से गारंटी से प्रश्न आता है, वो है लैंग्वेज एंड थॉट, या फिर हिंदी इंग्लिश में कोई आगे रहता है कोई पीछे रहता है, हिंदी में आगे वाला इंग्लिश में पहले हो जाता है, उसका बाद वाला ऐसा हो जाता है, तो आप थॉट एंड लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। तो ये अपना आखिरी टॉपिक रहेगा भाषा विकास में, जो हम पढ़ेंगे बच्चों कल, और वो है थॉट एंड लैंग्वेज।